नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है, तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सोनीपत में लगी सियासी चौपाल में ले चलेंगे, जहां विधानसभा चुनाव पर राय की जनता की राय जानेंगे। उसके बाद विवेचना में बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची का विश्लेषण करेंगे। फिर रेवाड़ी के कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव के 5 सालों का लेखा जोखा खंगालेंगे और अंत में आपके विधानसभा में बात यमुनानगर की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी ये खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। 10 साल की सरकार के बाद भी बीजेपी को जीत का भरोसा। लाडवा से नामांकन के दौरान बोले सीएम, नायब सैनी प्रदेश में है बीजेपी की लहर। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट की जारी। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित। इससे पहले सोमवार को आपकी पहली लिस्ट आई थी, जिसमें पार्टी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। हरियाणा में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भरी हुंकार। कलायत में आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा को किया संबोधित। बोले हरियाणा की जनता बीजेपी को मौका देते देते थक गई, लेकिन ये मौका मांगते मांगते नहीं थकी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। 2 घंटे चली बैठक में कई सीटों पर हुआ मंथन। अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा बाहर जाकर देश को गालियां देना राहुल गांधी की आदत में शुमार। बाहरी देशों की भाषा बोलते हैं राहुल। रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने नामांकन के दौरान किया शक्ति प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अजय यादव और महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा रही मौजूद। कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट के राजनीति में आने पर नाखुश हैं उनके ताऊ और द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट। बोले विनेश को 2028 में मेडल जीतने के बाद राजनीति में आना चाहिए था। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र के थानेसर से कृष्ण बजाज को बनाया प्रत्याशी। 44 सालों तक बीजेपी में रह चुके हैं कृष्ण बजाज। इस बार टिकट न मिलने से नाराज होकर छोड़ी थी पार्टी। खटाखट खबरों के बाद अब बारी सियासी चौपाल की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव परवान चढ़ रहा है। रोज पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार सियासी हमले हो रहे हैं। सत्ता पर काबिज होने की तमाम कोशिशों के बीच जनता के जमीनी मुद्दों का कितना ध्यान रखा जा रहा है। आज टीवी 24 की चुनावी टीम सोनीपत के राई पहुंची, जहां हमारे संवाददाता नितिन अंतिल ने जनता के बीच लगाई सियासी चौपाल। आपको दिखाते हैं उसकी कुछ खास झलकियां। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बुझ चुका है। पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है, उसके बाद भारी विरोध देखा जा रहा है। लेकिन अगर राय क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यहाँ से ना तो कांग्रेस का और ना ही बीजेपी का कोई उम्मीदवार मैदान में आया है। आज चुनावी चौपाल राय विधानसभा में ही आप पीछे देख सकते हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं और बहुत पंचायतें आपने देखी होंगी। क्या नाम है आपका? अब की बार किस तरफ रुझान जाएगा, किस आधार पर वोटिंग होगी और जो यहाँ से मौजूदा विधायक थे कुछ कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? अब आगे देखेंगे कौन आओगा टिकट लेकर, जब ही तो लेकिन जो पिछले 5 साल गए हैं राय में कार्य हुए हैं? हाँ हुए, बढ़िया हो रहे। क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? विकास होना चाहिए था, विकास को है नहीं है। फिर अब किस आधार पर वोट डालोगे? विकास के आधार पर जो विकास करवाओगे। कार्य हुए हैं जो राय में 5 साल बीते हैं, विकास कार्य हुए हैं? नहीं हुए। फिर अब वोट किसको दोगे? कांग्रेस को। किसको? कांग्रेस। मौजूदा विधायक बीजेपी से थे, उन्होंने कोई कार्य करवाया? करवाओगे जो हो जाएगा, जो मिली जाएगी। फिर वोट किसको दो? कांग्रेस को ही जाएगा, उम्मीदवार कोई हो। गोपाल जी राय से हैं आप, कार्य हुए हैं? कार्य भी देख रहे हैं जी बात ना। क्या हुआ है? दूसरा काम कर रहा गाँव में, कोई ऐसी नहीं है। अब सब जगह सड़क बढ़िया बन रही है।
फिर अब किस आधार पर वोट डालोगे? हम बीजेपी को देंगे। अच्छा, हाँ, कोई उम्मीदवार हो। क्या नहीं हुआ? मजदूरी के हक में कोई कार्य नहीं हुआ है। नहीं हुए। पहले भी 8,000 में आदमी काम करता था, अब भी 8,000 में काम करता है। फिर अब किस आधार पर वोटिंग करोगे? अब क्या हम वोट हुड्डा को देंगे। बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी से यही नाराजगी है, 10 साल के अंदर 8,000 का ही रेट है। महंगाई आसमान छू गई, रेट 8,000 रुपये है। महीना खत्म होने से पहले 8,000 रुपये चट हो जाते हैं। हमारा ये कहना है, जो सेवा कर रहा है, जो काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, प्रतिनिधि लोगों के बीच में रहता है, उसको वोट दो। किसी भी पार्टी से हो, ठीक है, पर नेता हो बढ़िया, बीच में रहने वाला हो, ठीक है। फिर कौन सा नेता आप मान रहे हैं? बीजेपी से रहा है, कांग्रेस से बीच में रहा है? नहीं, बीजेपी से रहो, पर नेता होना चाहिए जो कार्य बढ़िया कर रहा है। वोट भी, टिकट भी उसको देनी चाहिए जो बढ़िया काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, जनता के बीच रह रहा है। जैसे लड़कियों के लिए बस चला रखी है, एम्बुलेंस चला रखी है, ऐसा नेता होना चाहिए। ये नहीं किसी को उठाकर टिकट दे दिया, जीत कर भाग गया, कुछ कार्य नहीं करे। 24 घंटे माले आदमियों के बीच में रहना चाहिए, हरी बीमारी में रहना चाहिए, मजदूरों की सहायता करनी चाहिए, गरीब आदमी की सहायता करनी चाहिए। ऐसा नेता बीच में होना चाहिए। मौजूदा विधायक बीजेपी से थे, यहाँ से क्या कार्य करवाए कोई उन्होंने? नहीं, कोई सुख दुख में कहीं पर भी नहीं मिला, और 5 साल में मेरे घर से लापता ही है। फिर अब नेता आपके द्वारा आएंगे, पहले 5 साल उनके होते हैं, लेकिन अब एक दिन आपका है, क्या पूछोगे? यही पूछेंगे 5 साल कहाँ था भाई, और क्या विकास करवाया आपने हमारे हल्के में। तो कहीं ना कहीं राय की जनता की बात कर ली जाए तो झगड़ा भी हो गया आपस में, वो तो होता है, ये चुनाव का माहौल जो है, लेकिन कहना वही है कि विकास जो करवाएगा वोट उसी को दी जाएगी। सोनीपत से नितिन तेल, TV 24। तो सोनीपत की जनता विधानसभा चुनाव पर क्या राय रख रही है, ये आपने जाना। आगे बढ़ेंगे, विवेचना की बात करेंगे। बड़ी जद्दोजहद, मंथन और कई दौर की बैठकों के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। विवेचना में हम आज बीजेपी की पहली सूची की चर्चा करेंगे। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में बीजेपी ने जो कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। विवेचना की शुरुआत कुछ सवालों से। 67 उम्मीदवारों की पहली सूची से बीजेपी ने क्या संकेत दिया? ओबीसी और दलितों के बराबर जाटों को टिकट देने के मायने क्या हैं? क्या जाट पॉलिटिक्स पर बीजेपी कर रही है फोकस? और टिकट कटने वाले नेताओं की नाराजगी कैसे दूर करेगी बीजेपी? हरियाणा विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी की इस लिस्ट में कुल 90 में से 67 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। आइए इस लिस्ट के जरिए बीजेपी की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के बीच जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है। एक तरफ पिछड़ों पर फोकस किया है तो दूसरी तरफ जाट और दलित कॉम्बिनेशन को भी साधने का प्रयास किया गया है। हरियाणा में बीजेपी गैर जाट रणनीति पर फोकस करती आई है। लोकसभा चुनाव में जाट मतदाताओं का कांग्रेस के पक्ष में वोट करना और बीजेपी से उनकी नाराजगी के बीच ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी टिकटों के बंटवारे में गैर जाट पॉलिटिक्स वाला कार्ड चलेगी। लेकिन बीजेपी की पहली सूची आने के बाद यह साफ हो गया है कि पार्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पहली लिस्ट के 67 नामों में से सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से हैं। इसके अलावा 13 जाट और 13 दलित उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने जाट और दलित दोनों ही समाज को ओबीसी समुदाय के बराबर ही टिकट दिया है। ये रणनीति कांग्रेस की जाट पॉलिटिक्स का काउंटर है। दरअसल पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के प्रभाव की वजह से कांग्रेस की इमेज हरियाणा में जाट पार्टी वाली रही है। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये इमेज तोड़ने की कोशिश की है। ओबीसी, जाट, दलित वोट बैंक को साधने की कवायद के अलावा बीजेपी ने अपना साइलेंट वोटर माने जाने वाले महिला वोट बैंक का ध्यान भी रखा। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट में 8 महिलाओं को टिकट दिया। कालका से शक्ति रानी शर्मा, मुलाना सुरक्षित से संतोष सरवान, कलायत से कमलेश ढांढा, रतिया सुरक्षित से सुनीता दुग्गल, कालानौर सुरक्षित से रेणु डावला, गढ़ी सांपला किलोई से बज्जू हुड्डा को टिकट मिला है। तो वहीं तोशाम से श्रुति चौधरी और अटेली से बीजेपी ने आरती सिंह राव को उम्मीदवार बनाया। विपक्ष में हुड्डा और देवीलाल के परिवार की चुनौती से पार पाने के लिए बीजेपी ने हरियाणा के बाकी 2 लाल यानी भजन लाल और बंसी लाल के परिवारों को तरजीह दी।
बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को राज्यसभा भेजने के बाद बीजेपी ने किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम सीट से टिकट दिया है। वहीं भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में है और पार्टी ने उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए पार्टी ने सैनी सरकार के मंत्रियों समेत 9 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। पार्टी ने कई विधायकों की सीट बदली तो कई नए चेहरों पर भी दाव लगाया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 27 नए चेहरे हैं। युवाओं को भी टिकट बंटवारे में तरजीह दी गई है। इसके अलावा दूसरे दलों से आए नेताओं और नेताओं के जिताऊ बेटे बेटियों को टिकट देने में भी संकोच नहीं किया गया। मैं सुभाष अग्रवाल आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जी, बीजेपी को जो टिकट दी है वो सही नहीं है, सही आदमी को नहीं दी गई है। और ये या तो जातीय समीकरण है, क्या है ये टिकट लक्ष्मण यादव को तो कोसली जनता ने लगा दिया, तो रेवाड़ी जनता सवाल ही नहीं बीजेपी यहाँ से निकलेगी। बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ रेवाड़ी कोसली बाव से जनाधार खत्म हो गया है। बीजेपी का कांग्रेस का कोई नाम नहीं है। पार्टी एक आम आदमी पार्टी आएगी और ये बीजेपी और कांग्रेस को पार्टी को नकार रहे हैं। जनता दुखी है बीजेपी से तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जनता। ये टिकट सारी गलत मिली है। टिकट बीजेपी को सारी बगावत हो रही है, सारी बगावत हो रही है। टिकट जिसको भी दी है सही आदमी को नहीं दी गई है। ये पता नहीं किसके दबाव में आके टिकट दी है। इधर हमारे रेवाड़ी विधानसभा से है, सतीश खोड़ा जी हैं, सतीश यादव जी हैं, डॉक्टर अरविंद है, सतीश खोड़ा है, कापड़ीवास है, सब के सब नाराज़ हो रहे हैं और कोई भी बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं। ये सारी पार्टी बीजेपी का लक्ष्मण सिंह यादव जमानत जब्त होगी। यहाँ 1% चांस नहीं ऐसे रेवाड़ी से निकलेगा। ये जाति के हिसाब से या अपनी मर्जी से ये कोई ना कोई दबाव से आके ऊपर से किसी का प्रेशर है, ये सही आदमी को टिकट नहीं दी है। बीजेपी की 90 में से मुश्किल 10 या 15 सीट में बीजेपी समेट जाएगी। बीजेपी एकदम खत्म हो जाएगी। हरियाणा में बीजेपी का कोई नाम नहीं है। अब कांग्रेस में आम आदमी पार्टी में टक्करेगी, बीजेपी कोई टक्कर में है ही नहीं। और ये जो अभी जो टिकट बांटी है, ये टिकट बांटने के अंदर तमाम हथकंडे अपनाते हैं। खासतौर पर जात का हथकंडा अपनाते हैं, एरिया का हथकंडा अपनाते हैं। ये तमाम इस किस्म के हथकंडे अपनाते हैं और ये हर कोशिश करते हैं कि हम जीत जाएँ, क्योंकि इनके पास अपना जनजीवन का कोई मुद्दा है ही नहीं। ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब चुनाव आता है, जब लोगों को जात के आधार पर और तमाम इलाके के आधार पर ये बांटते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं और फिर ये मलाई खाने के लिए वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। बात ऐसी है कि ये जाति समीकरण तो यहाँ कोई विशेष नहीं है। यहाँ जो मुद्दे हैं वो हावी हो रहे हैं। खासतौर पर सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उसके खिलाफ लोग खड़े हैं, आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह से हमने तो पहली बार देखा है कि नेता लोग हैं, कोई दिल्ली में, कोई कहीं डेरा डाल के पड़े हैं, 10-10 दिन हो गए अपनी वोट लेने के, टिकट लेने के लिए। और पूरी तरह, अरे आप इतने ही अच्छे हो, अगर आप इतने ही बड़े नेता हो, अगर आप जनता का इतना ही भला चाहते हो तो जनता के बीच जाके वोट टिकट मांगो ना। आप क्यों पार्टियों के मुख्यालयों पे, घरों पे डेरे डाले हुए भुक्के के साथ पड़े हुआ। और जिस तरह से विडम्बना है, देश की विडम्बना है कि आम लोग समझ नहीं पाते कि लोग जाति में, धर्म में, इलाका में, गोद में बट के वोट दे देते हैं। पीछे एमपी का चुनाव हुआ, हमारे राव साहब वोट मांग रहे हैं चौधरी धर्मवीर की, राव दान सिंह को हराने के लिए। यहाँ जगदीश यादव या यादवेंद्र जी वोट मांग रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, अरविंद शर्मा को हराने के लिए। तो ये जो जात पात है ये कुछ भी नहीं है। इनको केवल कुर्सी चाहिए और ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक कास्टिज्म का नारा लगाते हैं और कास्टिज्म का नारा लगा करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद जो पिछली सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई थी वही नीति को आगे बढ़ाते हैं। केवल ठेकेदार बदलते हैं, कुर्सियों पे नेता बदलते हैं, लेकिन नीतियाँ नहीं बदलती। तो ये कास्ट फैक्टर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कास्ट फैक्टर केवल अपनी सीट निकालने के लिए ये लोग करते हैं और कुछ नहीं है। और ये कोशिश करते हैं जैसे तैसे साम दाम दंड भेद, कहीं कास्टिज्म का नारा लगेगा तो कास्टिज्म की बात करेंगे। अब हरियाणा में कास्टिज्म का एजेंडा है, उसको उठाएंगे। एमपी का चुनाव होगा तो धर्म उन्माद उठाएंगे। और जब बात आएगी कहीं और लेवल के ऊपर तो अपना गोत्र उठाएंगे, अपना इलाका उठाएंगे।
कुछ नहीं, इन्होंने केवल लोगों को मूर्ख बनाना है और अपनी राजनीति को चमकाना है और अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी मुद्दा उठा सकते हैं बनाओ। बीजेपी ने इस बार अपने सर्वे करवाकर और सर्वे में उन्हें दिखाई दिया कि ये प्रत्याशी है जो कमल के फूल को खिला सकता है, तो उन्होंने इसी तरीके से सर्वे में नाम निकाला है। उसके बाद उन्होंने टिकट का वितरण किया है सभी विधानसभा में। नहीं, ऐसा नहीं है, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है और सबसे मेन तो उन्होंने सर्वे किया है कि कौन कैंडिडेट मजबूत है, उस हिसाब से टिकटों का वितरण किया है। नॉन जाट पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी ने इस बार जाट समुदाय पर भी बराबर का दाम लगाया है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस रणनीति में कितना सफल होती है। अब बात आपके अपने क्षेत्र के विधायक के पिछले 5 सालों के प्रदर्शन की, यानी कि ये जानने की कि विधायक जी कैसे रहे। इस सेगमेंट में आज चर्चा हरियाणा की रेवाड़ी विधानसभा सीट की। फिलहाल ये सीट कांग्रेस के खाते में है। यहां से कांग्रेस नेता चिरंजीव राव विधायक हैं। 3 जून 1986 को जन्मे चिरंजीव राव हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अजय यादव के बेटे हैं। वो बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद भी हैं। चिरंजीव का विवाह लालू प्रसाद की बेटी अनुष्का यादव से हुआ है। चिरंजीव ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है और हरियाणा में कांग्रेस के युवा चेहरे के रूप में अपनी पहचान बना रही है। रेवाड़ी की जनता बतौर विधायक उनके कामकाज से कितना संतुष्ट है, आइए जानते हैं। बिजली, पानी, रोड, सीवर, ये 4 चीज़ चाहिए हर आम आदमी को। बाकी तो अपना व्यापार जो कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हमारे इस बाजार में, इस शहर के अंदर व्यापारी बहुत परेशान है। हर जगह रोड टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। बिजली व्यापारी का तो सबके साथ हाथ जोड़ के चलने वाले का काम है जी। हम तो टैक्स भरते हैं, प्रॉपर GST भरते हैं, फिर भी हमारे को कोई 1% की भी सहूलियत नहीं। हमें तो ये चाहते हैं भाई साहब हमारे बाज़ार में बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और नीट एंड क्लीन रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो 1 मिनट में हल हो जाए। यहाँ पे कोई ऐसा अभी तक रेवाड़ी में समस्याओं का तो मानो अंबार खड़ा है। सड़कें भी ठीक नहीं हैं, शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं और यदि हम कहें कि चिकित्सा का क्षेत्र तो सरकारी अस्पताल भी केवल एक दिखावा मात्र बने रह गए हैं। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को उम्मीद होती है कि सरकारी अस्पताल में जाकर जहाँ करोड़ों रुपए उनकी सुविधाओं के नाम पर गवर्नमेंट देती है, वो मान लो एक दिखावटी सफ़ेद हाथी जिन्हें कहते हैं वो बनकर रह गए हैं। वो सुविधाएं आम व्यक्ति को नहीं मिल पा रही। वर्तमान में हमारे विधायक चिरंजीव राव हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, तो उनके सामने तो सीधी बात यही आती है कि वो सत्ता में नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसी से ही उम्मीद की जाती है, क्योंकि वो सुधारों में अपना अधिक से अधिक काम करने पर अपने जनता के सामने खड़ी उतरने का प्रयास है। हमारा वोट ऐसे व्यक्ति को जाए जो हमारे रेवाड़ी के साथ साथ हमारे देश की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि देश के चारों ओर भी चाइना, अमेरिका जैसे जो दुश्मन या वैसे वो देश हैं जो भारत को आगे। रेवाड़ी की घनी समस्या हैं, कई समस्याएं हैं जिनका आज तक समाधान ही ना हो। सड़कें सारी टूटी हुई पड़ी हैं, सीवर सारे जाम हैं, पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। कम से कम ऐसा पीने को पानी तो जो कि मतलब एक फ्री में आती है व्यवस्था तो भाजी, ये तो फ्री में आती है, इसमें भी पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आवे। अब जाइए पानी नहरों में ज़्यादा आ गया, इस वजह से रोज़ नल आ रही है। नहीं तो पानी एक दिन छोड़ के कभी 15-20 मिनट कभी ये, जब तक पब्लिक तो यही चाहेगी उसी को वोट देगी जो समस्या का समाधान करे। कोई वादा तो सारा कर जावे जी, मैं ये कर दूँ, इंतजाम नहीं है। हम छोटे छोटे 10-15 साल का जब ये सीवर बना था कितना 6 इंची 4 इंची इतना, अब क्या सीवर की जरूरत है, कम से कम 12-18 तो आधा घंटा बारिश आएगी तो 3 घंटा से पहले पानी ना निकले। बताओ हमारे पास कुछ पूछन भी ना आवे, अगर सुबह ही बारिश आ गई तो हमारी बोने बट्टो भी ना आवे। बताओ ऐसे सरकार में हम तो वोट ही ना देनी चाहिए किसी को, हम तो यही क्या हुआ ये करनी है ऐसी वोट दे। पार्किंग की तो कोई व्यवस्था ही नहीं, हर बार 4 दिन भाई कहते हैं जी हाँ जी ये व्यवस्था हो जाएगी, पार्किंग हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। दिन का ये ज़मीन ले लिए हमने, वाटर टैंक के लिए बड़ी ज़मीन ले लिए ना, तो आज तक सरकार की संतुष्टि है कि पिछले 5 साल में जब मैं विधायक रहा मैंने हर मुद्दे को अपनी विधानसभा में उठाया, चाहे आपका बस स्टैंड का हो, चाहे एम्स बनाने के लिए हमने आवाज़ उठाना हो, चाहे धावड़ा का बस स्टैंड हो, रेवाड़ी से जो गंदा पानी आता है धावड़ा के अंदर, मसानी बराज के अंदर आप देखते हैं जो उन्होंने केमिकल पानी ही छोड़ रहे हैं। तो हमने हर मुद्दे को उठाया और मेरी ये कोशिश रही कि जितने भी मेरे गांव हैं
उनमें और शहर में हम विकास कार्य कराएं। तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि विपक्ष में होने के बावजूद भी वो घोषणाएं की थी, वो तो आपको पता है कि सरकार में आने के बाद ही आप अपना मैनिफेस्टो है उसको पूरा कर सकते हैं। फिर भी हमारी किसी गाँव में हमने चौपाल बनवाई, कहीं हमने फिरनी का ठीक करवाई, कहीं हम लोगों ने अम्बेडकर भवन बनाए, कहीं पार्क बनवाए, कहीं जिम बनवाए, पाइपलाइन, जो भी लोगों के मुद्दे थे उनको हमने सदन के बाहर भी अंदर भी उठाया। तो मुझे लगता है हमने हमारी तरफ से पूरी ताकत लगाई कि लोगों के हर मुद्दे को उठाएं। देखिए, ये तो रेवाड़ी का हर आपको व्यक्ति बता देगा कि किसी के मरने जीने में, सुख में, दुख में मैंने हमेशा अपनी भागीदारी निभाई है। मेरे पिता भी हमेशा ये कोशिश करते थे कि हर जगह पहुँचें, और मुझे लगता है यही कारण रहा कि मेरे पिता यहाँ से 6 बार विधायक रहे लगातार। मुझे यहाँ की जनता ने पहली बार में चुनकर भेजा क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया धारणा का कहा है, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी शुरू कर दी कि मेरे तो पक्ष में था, मैं तो काम कर ही नहीं पाया। तो उन्होंने अपने नाता में खुद स्वीकार कर दिया, बेटा है हमारा, मैं उनके बारे में बेटा नहीं करना। अगर तो खुद अपनी इस बात को स्वीकार कर ले तो इसमें ज़्यादा कुछ टिप्पणी करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। बच्चा है और बड़े घर का है, और वहाँ जो कुदरती विरासत में इतना कुछ मिला है कि उसको संभालने में भी समय चाहिए। जो गुड़गांव में आलिशान जो फ्लैट है जिनकी कीमत इतनी है कि मेरी तो जबान लड़खड़ा जाएगी उसकी कीमत बताते वक्त। तो वो ऐशो आराम जो ज़िंदगी है वो जीने के लिए जो साधन मुहैया करा दी परिवार में, तो उसमें रहे कि यहाँ जनता की सुने। यहाँ तो प्रवासी के तौर पर अभी आता है पूरा परिवार भी, कि अभी वोट है तो इनके लिए देखिए समझो त्यौहार की तरह है कि यहाँ आएंगे और त्यौहार मना के अपने आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं, जैसे कोई बड़ा सेठ आता है और त्यौहार फुलझड़ी चलाए। रेवाड़ी से इंद्रजीत राव को कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार टिकट दिया है। इससे पहले उनके पिता अजय यादव इसी सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। मतलब ये कि ये सीट लंबे समय से एक ही परिवार के पास है। लेकिन इस बार क्या है? बुलेटिन के अंत में बात आपके विधानसभा की। इस सेगमेंट में हम रोज हरियाणा के कुछ विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। इस सेगमेंट में आज बात यमुनानगर की। जिले की सधौरा, जगाधरी, रादौर और यमुनानगर विधानसभा सीटों की जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी शिखा श्रीवास्तव। शुक्रिया समर्थ। नमस्कार दर्शकों, सियासी धाकड़ कौन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। बुलेटिन के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आपकी विधानसभा की, जिसमें आज चर्चा यमुनानगर सीट की करेंगे। सबसे पहले बात यमुनानगर सीट की। यहाँ 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी और आईएनएलडी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। 2019 में बीजेपी के घनश्याम दास अरोड़ा ने यहाँ से जीत हासिल की थी। उन्हें कुल 64,848 वोट मिले थे। वहीं आईएनएलडी के दिलबाग सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 63,393 वोट मिले थे। यमुनानगर में मतदाताओं की संख्या 2,23,998 यमुनानगर में पड़ने वाली अगली विधानसभा सीट रादौर है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के श्याम सिंह ने कांग्रेस के राजकुमार भुक्का को यहां से हराया था। वहीं 2019 में यहां से कांग्रेस के बिशन लाल ने 2,541 वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी के कर्णदेव कंबोज दूसरे स्थान पर रहे थे। 2019 के चुनाव में बिशन लाल को 54,087 वोट मिले थे, जबकि कर्णदेव कंबोज को 51,546 वोट मिले थे। ये क्षेत्र गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। रादौर में कुल 1,41,988 वोटर हैं। उनमें से 1,36,078 पुरुष वोटर हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 90,478 है। जगाधरी विधानसभा सीट यमुनानगर जिले के अंदर आती है। ये सीट रादौर, शाहबाद, यमुनानगर हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तर प्रदेश की ओर यमुना नदी के साथ लगती है। साथ ही अंबाला लोकसभा क्षेत्र के दायरे में है। 2019 में यहां से बीजेपी प्रत्याशी कंवरपाल ने कमल खिलाया था। पिछले चुनाव में जगाधरी में कुल 38.88% वोट पड़े थे। बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर का मुकाबला कांग्रेस के अकरम खान के साथ था, जिसमें कंवरपाल गुर्जर ने अकरम खान को 16,373 वोटों के मार्जिन से हराया था। आखिर में बात साधौरा विधानसभा सीट की।
यहाँ से 2019 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 2019 में साधौरा में कुल 40.01% वोट पड़े थे। कांग्रेस से श्रीमती रेणु बाला ने बीजेपी के बलवंत सिंह को 17,020 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी 33.55%। पिछले चुनाव में यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 2,12,428 थी, जिनमें 1,14,281 पुरुष, 98,147 महिलाएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और इसी के साथ सियासी धाकड़ कौन की हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।